रिकॉर्डिंग को। ओके, लोवेस्ट रैंक है मैम ये व्हाट? स्पीशीज। स्पीशीज को कैसे मैम डिफाइन करेंगे? इट्स लोवेस्ट रैंक। लोवेस्ट रैंक। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, ठीक है, चलो मुझे मालूम चल गया, कोई बात नहीं। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करना शुरू कर रही हूँ और मुझे बताना कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके, वेट अ मिनट। हाँ जी, बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को यस मैम। क्लियरली? कहीं से कट तो नहीं रही है ना स्क्रीन? नो मैम। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। So hello everyone, welcome to SWPM classes. I am Nidhi and today in this lecture we are going to discuss about the basics of taxonomy. Okay, so let's get started. अभी हम ना शुरू करते हैं चीजों से। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि अगर हम बोल रहे हैं पूरी दुनिया में लिविंग, हमारे साथ क्या क्या है, पूरा इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया है, हम लिविंग है, कुछ चीजें हमारे पास में क्या है, नॉन लिविंग है, राइट? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ये चीजें हैं, हमें मालूम है, बट ये लिविंग और नॉन लिविंग में कौन लिविंग है और कौन लिविंग नॉन लिविंग है, इस चीज के बारे में हमें कैसे पता लगता है? हम कैसे समझा सकते हैं अपने आप को कि हाँ हम लिविंग है, बट हम लिविंग क्यों है? एंड दूसरा, यानी हमारे सामने कोई चेयर रखी है, कोई टेबल रखी है, ये सब चीजें नॉन लिविंग क्यों है? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है? आप बोलोगे मैम इट्स समथिंग लाइक कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, सही बात है। फिर आप बोलोगे मैम कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, राइट? और हम ना क्या कर सकते हैं, और हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं और इनके अंदर नहीं चलती। यही तो बोलोगे ना आप सब कि हाँ मैम ऐसी ऐसी चीजें हैं, हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में इस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस कर सकते हैं। बट अब आप ये बताएं, चलो मैंने माना कि आपने बोला मैम हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए आपने बोला मैम हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यही चीज का है, यही रीजन है कि हम लिविंग है, ठीक है? तो आप ये बताएं, क्या रिप्रोड्यूस यानी टू रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन ऐसा वाकई में एक कैरेक्टर है जो ये डिफाइन करेगा कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है? बताएं, क्या रिप्रोडक्शन करना, क्या रिप्रोड्यूस करना वाकई में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे ये डिफाइन हो सके कि कोई चीज रिप्रोडक्शन करती है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? हाँ या ना? बताएं। नो मैम। नो मैम। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इस नो का रीजन जानना चाहती हूँ, क्यों कह रहे हैं आप ये? मैम कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे म्यूल्स वर्कर भी, हाँ या तो फिर ह्यूमंस में भी स्टेराइल मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल दे आर लिविंग बीइंग्स, तो यस, ये डिफाइनिंग वेरी फीचर गुड। नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमें कैसे पता लग गया? मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि यस ये लिविंग है और ये लिविंग होके भी नॉन लिविंग का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। इससे हमें यही पता चलता है ना कि लिविंग होके भी नॉन लिविंग का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो यस मैम। अब बात करते हैं हम उन्हीं कुछ कैरेक्टर्स की। देखिए आपने दो टर्म जरूर सुनी होंगी, एक टर्म है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एक टर्म होती है डिफाइन फीचर। सुनिए आपने दो टर्म्स,
Yes, ma'am. डिफरेंस बता सकते हैं? ये दो मैम कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नॉर्मल फीचर हो गया कि उनके बेसिस मतलब ये फीचर्स वो शो करते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर ये हो गया कि वो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते कि भाई हाँ ये फीचर शो कर रहा है तो ये लिविंग है या नहीं है। वेरी गुड, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी जा रही है। हाँ जी, अब देखना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम धीरे करा रही हैं, बट हमारा एक तरह से वार्म अप सेशन है, तो हम चीजों को धीरे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला फील है मुझे इस टाइम पे, केवल कि हम आपस में इंटरेक्ट कर सके, आपको पता लग सके कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, राइट। बस, तो अगर धीरे जा रही है चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ डिफाइंड फीचर क्या होते हैं। डिफाइंड फीचर्स या डिफाइंड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो केवल और केवल लिविंग बीइंग्स शो करते हैं, ठीक है। कौन शो करते हैं? केवल और केवल लिविंग बीइंग्स। और इस तरह से शो करते हैं कि अगर लिविंग बीइंग्स के अंदर ये कैरेक्टर है तो कोई भी एक्सेप्शन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि कोई जो बीइंग है वो डिफाइंड फीचर अगर रखता है तो वो लिविंग है या नहीं है। मतलब अगर किसी के अंदर ये डिफाइंड फीचर होंगे इट मींस वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेप्शन उस फीचर से रिलेटेड नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वहीं पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अभी आपको ये चीज और अच्छे से समझ आएगी। वहीं पे अगर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक वो होगा जहां पे डिफाइंड फीचर नहीं होगा। मतलब जो डिफाइंड फीचर नहीं होगा वो कौन होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। अब देखना, अब हम इस चीज को किस तरह से समझते हैं। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि डिफाइंड फीचर है, और डिफाइंड फीचर जो होगा वो डिफाइंड फीचर वो होता है जो केवल लिविंग्स में होता है, और लिविंग्स में जब वो होता है तो उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। अगर डिफाइंड फीचर है मतलब वो चीज लिविंग है। बस इतना क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब इधर देखिए, हम एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, उनके डिफाइंड फीचर्स के बेसिस पे। तो वो क्या क्या हैं? फर्स्ट देयर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, then comes here the growth। जरूरी नहीं सीक्वेंस ही है, कुछ भी रख सकते हैं। then metabolism, next is cellular organization, growth, metabolism, then reproduction, and the last one is consciousness। सबने पढ़े होंगे ये सब चीजें, है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से डेफिनेटली मीन क्या है? रेफर्स टू सेल, कि बॉडी किसकी बनी हुई होती है? सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम लिविंग की बात करते हैं और एक तरफ हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, आप बताएं, आपको स्क्रीन तो अच्छे से शो हो रही है ना? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ लिविंग की, तो आप बताएं क्या लिविंग में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है? बिल्कुल होती है। नॉन लिविंग में होती है? नहीं होती है। सिंपल सी बात है। तो आप बताएं क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइंड फीचर है? भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, उसकी बॉडी की फॉर्मेशन जो स्टार्ट होगी वो तो सेल ही करेगा ना। तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं लगता है कि हम ये कहें कि नहीं मैम एक ऐसा स्पीशीज है कि जिसके अंदर सेल से ना बन के पत्थर से बन रहा है शरीर। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सब में सेल से बना हुआ होता है। इसका मतलब कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक डिफाइंड कैरेक्टर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है, और ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जिसके अंदर सेल के अलावा कोई और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती है।
इसका मतलब कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइंड कैरेक्टर है। क्लियर है? इज इट Yes, क्लियर? ma'am. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पहले मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हो? मेटाबॉलिज्म होता है जो भी केमिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म कैसे होते हैं? लाइक जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो कैसी हो सकती हैं? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, है ना? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या रहेंगी? कैटाबॉलिक में होंगी डिग्रेडेशन, मतलब जिन प्रोसेसेस में क्या रहेगा? डिग्रेडेशन होगा, सेल्स टूटेंगे, डिग्रेड होंगे सेल्स, ठीक है। जबकि एनाबॉलिक में क्या रहेगा? एनाबॉलिक में सिंथेसिस रहेगी, ठीक है। एनाबॉलिक में सिंथेसिस रहेगी। अब आप देखना तो जरा, इधर हम ले लेते हैं लिविंग, इधर लेते हैं नॉन लिविंग। आप बताएं क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नॉन लिविंग में होती है? नहीं होती ना? No, ma'am. नहीं होती, नो मैम। लेकिन लिविंग में हो रही है, ठीक है। इसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक कैसा कैरेक्टर है? डिफाइनिंग कैरेक्टर। डीसी से मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, क्या है वो? डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब एक बात बताएं मुझे, अगर ये तो हुई बॉडी के अंदर वाली बात कि हाँ डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर हो रही हैं। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं इस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को टेस्ट ट्यूब के अंदर कराऊं, यानी इन विट्रो मीडियम पे। इन विवो इन विट्रो सब जानते हैं, अगर बॉडी के अंदर चीजें हो रही हैं तो वो इन विवो होती है, और अगर बाहर किसी कल्चर मीडिया पे होती है तो हम उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो अगर मैं सबस्ट्रेट्स को ऐड कर दूं टेस्ट ट्यूब में, अगर मैं उनमें एंजाइम्स डाल दूं, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर चीजों में उनको भाई सारी कंसंट्रेशन दे दूं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दूं, तो ऑब्वियसली ये चीजें पॉसिबल है कि मैं कल्चर मीडिया पे परफॉर्म कर सकती हूँ मेटाबॉलिज्म को। लेकिन आप मुझे अब ये बताएं, क्या इन विट्रो मीडियम पे ये जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर की तरह प्ले करेगा या नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ पाए हो? मैंने बोला कि इन विट्रो मीडियम पे जो मेटाबॉलिज्म है वो एज डिफाइनिंग कैरेक्टर प्ले करेगा या नहीं? Do you guys all have any answer? Let me check it once in the chat box. कोई बोल रहा है? नहीं मालूम? अजी हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई, मैं वेट कर रही हूँ। आप बता दो मैम, नहीं पता। हाँ मैं तो बता ही रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, जब मैं बोलूँ ना, ठीक है, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ना बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब इधर देखिए, यहाँ पे ये डिफाइनिंग मेटाबॉलिज्म जो होगा, अगर हम देखें इन विट्रो कंडीशन में, तो वो एज डिफाइनिंग कैरेक्टर रोल प्ले नहीं करता है। रीजन क्या हुआ? रीजन ये है भाई, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो चाहे डाल रहे हैं वो सब अपनी मर्जी से डाल रहे हैं ना, पहले से तो प्रेजेंट नहीं है। एक्सेप्शन हो सकता है, हमारा मन किया भाई हम ये वाला एंजाइम डालते नहीं है, तो प्रोसेस तो होगी नहीं, है ना, प्रोसेस तो रुक जाएगी, तो एक्सेप्शन तो अपने आप आ जाएंगे। अगर उसको टेम्परेचर सही नहीं मिला जिस चीज की उसे जरूरत है, पीएच सही नहीं मिली, ठीक है, एनवायरनमेंट सही नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रोसेस होगी नहीं। इसका मतलब कि ये चीजें फिक्स नहीं रहेंगी, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको करा सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारा मन करे तो हम कहेंगे नहीं भाई हमें कराना ही नहीं है। इट मीन्स कि ये डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, समझ पा रहे हो? लेकिन ये एक लिविंग रिएक्शन जरूर होगी। क्यों होगी एक लिविंग रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पे हम एंजाइम्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन विट्रो कंडीशन में लिविंग नॉन लिविंग को तो डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो एक लिविंग रिएक्शन जरूर हम कह सकते हैं कि इन विट्रो कंडीशन में एज लिविंग रिएक्शन हम कह सकते हैं परफॉर्म करता है। बताओ समझ आया या नहीं आया आपको? Yes, ma'am. सबको समझ आया पक्का? अगर आपको नहीं समझ आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे वापस पूछ सकते हो, ठीक है।
बट पॉइंट इज जो मैं बताऊं वो आपको इस क्लास के बाद पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमने अभी तक दो कैरेक्टर पढ़े, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमें पता लगा कि ये एक डिफाइंड कैरेक्टर है, और हमें पता लगा मेटाबॉलिज्म ये भी एक डिफाइंड कैरेक्टर है ना, बिकॉज नॉन लिविंग्स में नहीं होता। बट अगर हम स्पेसिफिकली इन विट्रो की बात करें तो उस केस में मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। बेसिकली आप बस ये याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइंड कैरेक्टर होता है, बिकॉज वो किसके अंदर होता है, लिविंग के अंदर, और किसी एक्सेप्शन के बिना, लेकिन नॉन लिविंग्स में नहीं होता। सिंपल। नाउ थर्ड ईयर इज ग्रोथ। अब आप बताएं कि ये ग्रोथ कैसा कैरेक्टर है, क्या ग्रोथ लिविंग्स के अंदर होती है एंड नॉन लिविंग्स के अंदर भी होती है या नहीं होती है? देखिए, दोनों में मैम होता है। दोनों में होती है, एग्जैक्टली दोनों में होती है। अब इधर देखिए कैसे होती है, लिविंग के अंदर कैसे होगी भाई, लिविंग किससे बना है, सेल से बना है। तो सेल जो है या तो किस तरह से ग्रो करेगा, या तो वो टूट जाएगा, अगर वो टुकड़ों में टूटेगा तब भी क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, या फिर उसके अंदर मटेरियल आएगा तब भी क्या होगा, वो फूल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेल जो है वो ग्रोथ करता है, इट मींस लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है। हम एक्सट्रिंसिकली भी ग्रो करते हैं, बिकॉज हम देखते हैं हाइट बढ़ती जाती है हमारी, बट एक टाइम पे आके रुक जाती है। एक टाइम पे आके ये हाइट जो है हमारी कैसी हो जाती है, रुक जाती है। रुक जाती है मींस ये डिटर्मिनेट है, राइट, कि ये रुक जाती है। बट नॉन लिविंग्स के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रीज की, तो आप ये देखिए ट्रीज की जो हाइट है वो भी तो बढ़ती है ना। हम नॉन लिविंग में नहीं रख रहे हैं ट्रीज को, ट्रीज नॉन लिविंग नहीं होते हैं, ट्रीज नॉन लिविंग नहीं होते हैं, ट्रीज हम लिविंग में ही रखते हैं। मैं बोल रही हूँ ट्रीज की जो हाइट होती है वो भी तो बढ़ती जाती है ना, बट ट्रीज की जो हाइट होती है ना उसकी लिमिट नहीं होती। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की हाइट की लिमिट होती है ना, लेकिन ट्रीज की जो हाइट होती है उसकी लिमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेरिस्टम होता है, मेरिस्टमिक टिश्यू होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है, जिससे क्या होता है कि उसकी हाइट बढ़ती रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कितने लंबे लंबे ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, और जब सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है इट मींस वो इंट्रिंसिक है। अब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं कि नॉन लिविंग में हम ग्रोथ कब देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप माउंटेन्स का, ठीक है, माउंटेन्स को देखिए, या फिर आप सैंड ड्यून्स को देख सकते हैं। आप रेगिस्तान में जाते हो तो आप सैंड ड्यून्स को देख सकते हैं। इनमें ग्रोथ कैसी होती है, इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है, राइट। एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे, इनके ऊपर जो होती है अबव सरफेस पे इनकी क्या होती है, अक्यूमुलेशन होती है मटेरियल की, राइट, अक्यूमुलेशन होती है, तभी तो उनकी हाइट बढ़ती है। इसका मतलब ग्रोथ तो लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइंड कैरेक्टर है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम एक चीज को एक्सेप्शन में रख सकते हैं, वो क्या है कि अगर हम बात करें ये ग्रोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की टर्म्स में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की टर्म्स में, तो हम बोलेंगे कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो एक डेफिनेट कैरेक्टर जरूर होती है, बिकॉज नॉन लिविंग्स के अंदर हमें इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, बट लिविंग्स के अंदर हम एक इंट्रिंसिक ग्रोथ को देख सकते हैं। समझ आई ये बात। अगर हम ग्रोथ को स्पेसिफिकली बात करें तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है और लिविंग में भी होता है। लेकिन अगर हम इन टर्म ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बात करते हैं तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होती है, बिकॉज डिफाइनिंग कैरेक्टर वो होता है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता, और इंट्रिंसिक ग्रोथ हमें नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि नॉन लिविंग में केवल हमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है, दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अभी तक मैंने जितना बताया सब अच्छे से समझ पा रहे हो? कोई डाउट? इंटरेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ?
यस मैम। ओके चलिए, तो ये हुई ग्रोथ की बात। नाउ हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। अच्छा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में ना अगर हम यूनिसेल्यूलर स्पीशीज की बात करें तो क्या होता है ना, हम बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअली इंट्रिंसिक होते हैं। म्यूचुअली इंट्रिंसिक होते हैं। ये टर्म क्या है, म्यूचुअली इंट्रिंसिक? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कहीं भी हम म्यूचुअल पढ़ते हैं, इट मीन्स दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से अगर हम दो चीजों को लें तो हम बोलेंगे सपोज कि हाँ उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? कि म्यूचुअल परस्पर कुछ हो रहा है, मतलब दोनों की मर्जी से कुछ हो रहा है, राइट? म्यूचुअल समथिंग रिलेट्स टू दैट। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल, राइट? अगर मैं बात करूं यूनिसेल्यूलर स्पीशीज की, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जैसे लाइक यीस्ट हुआ, पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, राइट? ये सब। तो अगर मैं देखूं इनके अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मैंने बताया इनके अंदर ग्रोथ कैसे होगी कि सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा, ये लो कर लिया, बट डिवाइड करके इसने तो रिप्रोडक्शन भी साथ साथ कर लिया, है ना? किस तरह? बाइनरी फिजन अगर करेगा अमीबा तो बताना तो कैसे करेगा, वो दो डॉटर न्यूक्लियाई बना टू डॉटर अमीबी बना लेगा। इसका मतलब इसमें नंबरिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कि ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, इसकी टू डॉटर न्यूक्लियाई आ गई। समझ पा रहे हो इस चीज को? सो ये क्या चीज है? ये है म्यूचुअली इंट्रिंसिक, मतलब रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों साथ साथ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ साथ साथ हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअली फंक्शन कर रहे हैं, बट ओनली इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमारे केस में तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर हम फूलेंगे, हम मोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई हमारे अंदर से कोई और निकल के बैठ जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्थ ले लेगा, राइट? ऐसा तो नहीं होगा ना। हम सिंगली तो ये काम नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। एनिमल सिंगली ये चीज नहीं कर सकते, तो हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो म्यूचुअली इंट्रिंसिक होगा। या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअली, अगर मैं इंट्रिंसिक भी ना टर्म यूज करूं, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ म्यूचुअली इंक्लूसिव। समझ आ रही है ये टर्म भी? इंक्लूसिव मीन्स इंटर से ही होगा, इनर साइड से, ठीक है। अब म्यूचुअली इंक्लूसिव तो ये होगा, और हमारे केस में वो टर्म क्या यूज होगी, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, लाइक एक ये वाला शोरूम है जिसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, हर तरह की वैरायटी के कपड़े मिल रहे हैं। ये मिनी स्कर्ट मिल रही है, लॉन्ग स्कर्ट मिल रही है, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मिल रहे हैं, वेस्टर्न वियर्स मिल रहे हैं, राइट? सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ऐसे ही आपके एरिया में एक ये शॉप है, एक ये शॉप है, एक ये शॉप है एंड एक ये शॉप है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मिलते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न मिलते हैं, यहाँ पे किड्स वियर मिलते हैं, यहाँ पे मेनली वुमेन के लिए चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं और यहाँ पे आपको सब चीज एक ही तरफ मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव है, क्योंकि इंक्लूड कर रहा है सारी चीजों को एक साथ। लेकिन यहाँ पे ये चीजें अलग अलग हैं, इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे सब चीजें कहते हैं ना, ये तो भाई ट्रेडिशनल वियर, ये तो एक्सक्लूसिव शोरूम है, यहाँ पे और कुछ मिलता ही नहीं है। समझ पा रहे हो इस चीज को? सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव चीजें हैं। किसके लिए? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। आप सब बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? नो मैम। ठीक है, बड़ा लेट रिस्पॉन्स करते हैं आप सब तो। ओके चलिए, यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसे कि अभी शुरू में ही किसी ने जवाब दिया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग को डिफाइन नहीं करता है। क्यों? बिकॉज अगर हम कहें कि हम लिविंग हैं, क्यों? क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करते हैं, बट सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं?
नहीं हो सकते। नो मैम। और ह्यूमन बींग्स क्यों, अगर हम एनिमल्स की भी बात करें उस केस में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप म्यूल का एग्जाम्पल लेते हो उसमें, ठीक है। म्यूल, डोंकी एंड हॉर्स का एक हाइब्रिड होता है, ठीक है, और जो कि एक फर्टाइल ना होके क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है, स्टेराइल स्पीशीज होता है। होता तो ये भी लिविंग है, लेकिन भाई सांस ये भी ले रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसके अंदर भी चल रही है, लेकिन स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये लिविंग नहीं है, इसके अंदर डिफाइन जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइंड फीचर नहीं है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्लाइनफेल्टर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। किन्नर लोग जिसके अंदर आते हैं वो भी तो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अगर हम कपल्स की बात करें, कपल्स में भी तो आप देखते हो कि कई बार बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। सो वो भी क्या है, वो भी इनफर्टाइल होते हैं, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इससे हमें क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ये अपने आप में स्पेसिफिक नहीं है, ये डिफाइन नहीं कर रही है लिविंग को, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, और जहां पे एक्सेप्शन आ जाता है वो कैरेक्टर डिफाइन ना होके क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। जहां पे मैंने बोला था कि जहां पे डिफाइंड फीचर नहीं होंगे उस जगह पे कौन होंगे, अपने आप से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएंगे। और ऑब्वियसली नॉन लिविंग्स में तो होता ही नहीं है रिप्रोडक्शन, में तो एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज ही नहीं है। समझ आती है ये सब बातें सबको? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक तो कॉन्शियसनेस जो कि लिविंग्स भी होते हैं बट नॉन लिविंग नहीं होते, सिंपल सी बात है, नॉन लिविंग नहीं होते, कुर्सी को नहीं पता है कौन सी खुशबू कहां से आ रही है, ठीक है, तो नॉन लिविंग नहीं होते, लिविंग होते हैं। अपने आप में क्या हो गया, डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं, सपोज ये डॉग है, ये कैट है, ये ह्यूमन है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। ये डॉग को पता है कि कौन सी स्मेल कहां से आ रही है, अगर कोई गाड़ी उसके सामने से तेजी से भाग के आ रही है वो हट जाएगा वहां से, उसे अलर्टनेस आ गई है, उसे अलर्टनेस मतलब वो अलर्ट हो गया है कि हाँ भाई ये सामने से आ रही है, मुझे हट जाना चाहिए, अदरवाइज मेरी तो खुदा का वास्ता हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि इसके अंदर ये कॉन्शियसनेस है, कैरेक्टर है, इट मीन्स ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टर को शो कर रहा है। बट ये तो हम एज अ होल कॉन्शियसनेस की बात करें तो यस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, बट अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये केवल किसके अंदर होती है, ये केवल ह्यूमन के अंदर होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। हम समझ सकते हैं कि भाई हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हमें अच्छे से ड्रेसअप होके जाना होगा, बट ये कोई कुत्ता नहीं समझेगा, भाई ये डॉग नहीं समझेगा कि भाई मुझे टाई लगा के जानी है, मुझे कपड़े पहन के जाने हैं, वो तो बेचारा जैसा होगा उसे मिलेगा खाने के लिए वो चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके अंदर नहीं है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ह्यूमन के अंदर है। तो अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस तो हम बोलेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में एक्सेप्शन रिलेट करते हैं, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। बताओ ये पांचों चीजों में किसे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, आई एम वेटिंग। नो मैम। इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को फिर से समझा सकते हैं क्या? इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, हाँ जी बिल्कुल। आप देखिए यहाँ देखिए, ये इंट्रिंसिक ये एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक से बाहर समझ में आ रहा है हमें कि ये बाहर की बात कर रहा है, लाइक एक्सटर्नल, और अगर इंट्रिंसिक की बात करूं तो यहाँ पे समझ आ रहा है लाइक इंटरनल समथिंग। ओके, अब आप देखिए, मैं हूं, सपोज मैं मोटी हो गई, मैंने बहुत खा पी लिया, मेरे सेल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है, और मैं बिल्कुल चबी चबी हो गई, इट मीन्स मैं इंटरनली ग्रो कर रही हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, इंटरनली हो रही है ग्रोथ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरी एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे होगी, मेरी हाइट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, मेरी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। अब मैंने जो खाया पिया, जो मैं अंदर से फूली वो बाहर भी तो दिखाई देगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, इट मीन्स मेरा वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये जो वेट है, ये हाइट है, ये हमारे अंदर क्या दिखा रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ को।
और जब हमारी बॉडी के अंदर चीजें जा रही है, वहां पे प्रोसेसेस हो रही हैं, वहां पे चीजें बढ़ रही हैं, उसका रिजल्ट हमें बाहर दिखाई दे रहा है। सिंपली हम कह सकते हैं जो चीजें अंदर हमारे लिए हमारे लिए बढ़ रही हैं वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड जो बाहर हो रही है वो एक्सट्रिंसिक है। इतना समझ आता है? ये लिविंग के केस में है, ठीक है। ट्रीज की मैंने एग्जांपल दी कि ट्रीज जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनकी हाइट हमें दिखाई दे रही है, भाई इतने शर्ब्स भी हैं और इतने ट्रीज भी हैं लंबे लंबे, तो ये भी तो उनकी ग्रोथ को शो कर रहा है। तो ये कैसी ग्रोथ है? ये भी एक्सट्रिंसिक है, उनके अंदर भी इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कभी को इस टाइम इतनी पतली होती है और कभी वो बिल्कुल बार्क जैसी बन जाती है, राइट, बहुत मोटी हो जाती है। तो ये वाली बात है, ये सब किसकी है? लिविंग की बात है। और मैं बात करूं अगर एक्सटर्नल की, यानी मतलब नॉन लिविंग की बात करूं अगर मैं, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको माउंटेन्स का। आप देखोगे कि माउंटेन्स भाई इतना सा भी है एक पर्वत और एक इतना भी है पर्वत, तो इनके अंदर ये जो ग्रोथ हुई है कहीं से तो बड़ा होगा ना ये, भाई शुरू में इतना बच्चा था बेचारा और फिर ये इतना भारी हो गया कि लैंडस्लाइड्स करने लगा, राक्षसी बन गया बिल्कुल। कैसे बन गया? इसके बाहर ग्रोथ, इस पे भी ग्रोथ हो रही है, ये भी बढ़ रहा है, बट इसके अंदर इसका कोई अंदर आंतरिक ग्रोथ नहीं होगा, इस पे जो ग्रोथ होगी वो बाहर से होगी। समझ पा रहे हो? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इस पे अकमलेशन होगा, इस पे क्या होगा? एग्रीगेशन होगा, मटेरियल्स आएंगे, इसको टेम्परेचर झेलना पड़ेगा, इसको चीजों को झेलना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ होगी। समझ पा रहे हो? अभी समझ में आया आपको? निहारिका, क्या नाम था? निहारिका था नाम, आपका नाम? माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आ गया? यस मैम। चलिए, तो ये सब चीजें ये मैंने 5 जो चीजें बताई किसके लिए बताई? ये मैंने डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बताए हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर होता चले। ये हमारी चीजें पूरी हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी की। अब हमें ये पता है भाई इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स की भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर अलग अलग गुण हैं, और लोगों में भी, एनिमल्स में भी इतनी सारी चीजें हैं। तो आप ये बताएं भाई हमें कैसे पता लगेगा कौन कहाँ पे है, कौन कैसा है, किसके अंदर क्या खूबी है, क्या कौन किसका रिश्तेदार है, कौन लंबा है, कौन छोटे वाला कैटेगरी में आता है। ये सब चीजों की जरूरत के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें क्लासिफिकेशन की। मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी इस चीज को, रीजन एंड ऑल, बिकॉज ये सबको पता होता है ना। तो हम सीधे चीजों पे बात करेंगे। अब जरूरत पड़ती है इस चीज को डिफाइन करने के लिए, किसकी? इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि हमें चीजों को एक कैटेगराइज मैनर में रखना है, हमें उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज किस लेवल पे रखी है, जिससे हम उनको इजिली स्टडी कर सके, उनकी एंसेस्ट्री पढ़ सके, उनके लिए मॉडिफिकेशन भी देख सके, उनके आने वाले एस्पेक्ट्स को देख सके। ये सारी चीजों के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? क्लासिफिकेशन की। बायोडाइवर्सिटी सबको पता है, सम टोटल होता है, जो भी अर्थ पे प्रेजेंट होता है वो सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट होती है वो होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन होती है। अब इसके लिए ये क्लासिफिकेशन जो है ये आती कैसे है, मतलब क्या डिफाइन किया गया है? इसके लिए चीजें आती हैं, हम पढ़ते हैं चीजें अबाउट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा खास बताने के लिए नहीं है, हम सबको पता है वो चीज, राइट। अब देखें टेक्सोनॉमी के बारे में, आपने मतलब टेक्सोनॉमी टर्म आपने मल्टीपल टाइम सुनी है, आपने सिस्टमैटिक्स भी सुना है, बट आई एम श्योर आपको इसके बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत रेयर लोग होंगे जिनको मालूम होगा। देखो टेक्सोनॉमी क्या कहती है? टेक्सोनॉमी कहती है कि हमें किसी भी चीज को, टेक्सोनॉमी में क्या करना होगा कि किसी भी चीज को कैरेक्टराइज करना होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, उसका नोमेनक्लेचर करना होगा, एंड देन उसको क्लासिफाई करना होगा। ये आपको निमोनिक मिल सकता है CINC टेक्सोनॉमी के अंदर, कि हम किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं इसके अंदर हम उसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर, एंड देन उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं? सिस्टमैटिक्स में हम कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, हम उसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं,
देन हम नोमेनक्लेचर भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं। तो अलग क्या है भाई? अलग ये है कि सिस्टमैटिक कहती है कि आप उसकी फाइलोजेनी को भी पढ़ो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये भी पढ़ो, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है ये भी पढ़ो। ठीक है। टेक्सोनॉमी बात करती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे हम कह सकते हैं अगर, क्योंकि टेक्सोनॉमी जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न। क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोलती है कि केवल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करो। मॉर्फोलॉजिकल बोले तो एक्सटर्नल स्टडी करो कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स की। एंड मॉडर्न मॉर्फोलॉजी बोलती है कि उसके साथ साथ एनाटॉमी भी पढ़ो, एनाटॉमिकल स्टडीज भी होनी चाहिए मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के साथ साथ। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेक्सोनॉमी के अंदर मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या फर्क है, इतना पता लगा हमें। अब सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी में क्या फर्क है, हमें ये पता लग गया कि सिस्टमैटिक जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि ये फाइलोजेनी को पूछती है। फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशनरी स्टडीज। इवोल्यूशनरी स्टडीज मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इनके इंसेस्टर्स कौन रहे हैं, ये चीजें आई कहाँ से है, वो सब चीजें होती हैं फाइलोजेनी के अंदर, फाइलोजेनिक स्टडीज, जिसमें हम बताते हैं कि डेवलपमेंटल स्टडी, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, किस तरह से हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर उसकी क्या है, उसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो एक टर्म आती है यहाँ पे ओंटोजेनी। क्या है? ओंटोजेनी, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो अब मैंने जब आपको टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में बता दिया, तो आप अब अपने आप बता सकते हैं कि ओंटोजेनी कहाँ पे रिलेट करेगी। डेफिनेटली ओंटोजेनी रिलेट करेगी किसके साथ? सिस्टमैटिक्स के साथ। क्यों? सिस्टमैटिक। ऑलरेडी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। अब इधर देखिए, थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी जो है, ये टेक्सोनॉमी का हम बोल सकते हैं, टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? बताएं बताएं। कार्ल लिनियस। टेक्सोनॉमी टर्म कार्ल लिनियस ने दी थी। बताएं। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। वेरी गुड, तरक्की पे हैं आप लोग। और कोई नया नाम? मैम मुझे फुल नेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कैंडोल आई थिंक। वेरी गुड। एपीडी एपीडी कैंडेल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। एक मिनट रुकिए। मेरा पेन काम करना बंद कर रहा है। एक मिनट रुकिए बस। ये यहाँ पे अटक गया है। क्या? ठीक है। हाँ जी। सो टर्म टेक्सोनॉमी किसने दी है? एपीडी कैंडोल। ठीक है। एपीडी कैंडेल ने टर्म टेक्सोनॉमी दी है। और टेक्सोनॉमी के बारे में बताया किसने है? वो जो है बताया है कार्ल लिनियस ने। ठीक है, कार्ल लिनियस ने। और हमें पता है कि कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। ये सिस्टमैटिक टर्म किसने दी है? बताएं, टर्म सिस्टमैटिक को किसने दिया है? बताएं बताएं। कार्ल लिनियस। हाँ जी बिल्कुल, कार्ल लिनियस ने ही दिया है। इतना सोचना क्यों है इसके बारे में? हम नहीं सोचेंगे, इसको बोलो हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो टर्म
सिस्टमैटिक जो है वो दी है कार्ल लीनियस ने। लेकिन एक टर्म और आती है यहाँ पे, एक टर्म आती है न्यू सिस्टमैटिक्स। ये बताएं किसने दी है? ये ना सिस्टमैटिक का भाई है। ये कहता है तुमने कहा सिस्टमैटिक को ठीक है हम तुम्हें सोचेंगे ही नहीं, तो न्यू सिस्टमैटिक कहता है ठीक है मैं आता हूँ, मुझे बताओ। मैं कहूंगा तुम सोचोगे, मुझे सोचने पे मजबूर हो जाओगे, मैं समझ में नहीं आऊंगा। बताओ किसको पता है? ये शायद से हक्सली, मुझे हक्सली। वेरी गुड, आपने तो इसको भी पछाड़ दे दी। ये तो अब गुस्से के मारे बेचारा कहीं डूब ही मरेगा। तो इसको बोलते हैं हम जूलियन हक्सली। सब नोट करेंगे इस चीज को, बिकॉज ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं, हमें पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी। ओके, जूलॉजी के भी लोग होंगे तो हमें बेसिक्स का तो पता होना चाहिए ना, हम चीजों के बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसने दी? जूलियन हक्सली ने। अगर हम बात करें केवल सिस्टमैटिक की तो कार्ल लीनियस ने दी है। अगर हम बात करें टर्म टेक्सोनॉमी की, देन एपीटी कैंडेल एंड कार्ल लीनियस ने प्रोविजन दिया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इसलिए हम कार्ल लीनियस को बोलते हैं। It was all about the basic of taxonomy and systematics. Now, अब चीजें आती हैं कि हमने 4 चीजों के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी किस तरह से पूरी होती है, या हम बोल सकते हैं स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में हमने क्या क्या करना है? अभी हमने बताया कि कैरेक्टराइजेशन होगा, देन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, देन नोमेनक्लेचर होगा, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन हो, राइट। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन में हमें पता है हम आइडेंटिफाई करेंगे चीजों को, भाई तू मोटा है तू पतला है, तो हम क्या करेंगे? उसको उसी बेसिस पे कैरेक्टराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीधे सीधे नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर सब जानते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग, राइट। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग। और 2 तरह के मेनली हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, एक होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। हम लोगों ने अधिकतर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है और सबको पता भी होगा इसके बारे में। ट्राइनोमियल के बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करूं तो सबसे पहले वही मैं पूछूंगी कि प्रपोजल किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए? ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल था ये किसने दिया? किसने? कार्ल लीनियस ने। धोखा खा गए आप लोग, मुझे मालूम था आप धोखा खा जाएंगे। सबका आंसर कार्ल लीनियस ही है। तो बच्चों इधर देखो, अगर मैं बात करूं कि प्रपोजल किसने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था कैस्पर बोहिम। इन्होंने प्रपोजल दिया था अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और किसके अंदर? एक बुक के अंदर जिसका नाम था इन द बुक पाइनेक्स, ठीक है। इस बुक के अंदर, या फिर हम इसको ऑल कैपिटल में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, इन्होंने क्या किया? इस बुक के अंदर क्या किया? प्रपोजल, इस बुक के अंदर प्रपोजल दिया। किसने? कैस्पर बोहिम ने, अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और अगर हम बोले कि प्रिंसिपल किसने दिए, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो किसने दिए, तब हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल्स जो थे वो किसने दिए? कार्ल लीनियस ने दिए। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। अब इधर देखिए, कैस्पर बोहिम ने जिस बुक के अंदर प्रपोजल दिया वो थी पाइनेक्स, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स कार्ल लीनियस ने दिए। किस बुक के अंदर बताएं? क्या है उस बुक का नाम जिसके अंदर प्रिंसिपल दिए गए? कोई जानता है? हाँ, कोई बात कीजिए, याद कीजिए, कौन है वो? कौन है? गौर से देखिए उसको, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, कौन है वो सुंदर स्त्री? नहीं जानते? बड़ी खतरनाक नाम की है वो। फिलोसोफिया बोटानिका, ओके, फिलोसोफिया बोटानिका। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ?
देखें तो प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कार्ल लिनियस ने फिलोसोफिया बोटानिका के अंदर दिए, ठीक है, कौन से ईयर में? इन द ईयर 1751, ठीक है। अब देखें कार्ल लिनियस की 2 बुक्स और हैं, जिनमें से एक का नाम है स्पीशीज प्लेंटेरम। वैसे तो कार्ल लिनियस की 5 बुक हैं, लेकिन मैं आपको केवल 2 के बारे में बताऊंगी, बिकॉज अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की फैमिलीज की, टेक्सोनॉमिकल फैमिलीज की, उस टाइम पे मैं आपको 5 बुक्स बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल हम ये देखते हैं स्पीशीज प्लेंटेरम एंड द सेकंड बुक नेम इज सिस्टेमा नेचुरे। दोनों नाम बहुत ही आपको सुने सुने लगे होंगे, है ना, सुना हुआ लगा होगा दोनों नाम। तो स्पीशीज प्लेंटेरम के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोमेनक्लेचर किया अबाउट प्लांट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, यानी नेमिंग की प्लांट्स की, ठीक है। और अराउंड कितने प्लांट स्पीशीज की नेमिंग की इसके अंदर उन्होंने? अबाउट 5900 प्लांट स्पीशीज की नेमिंग इन्होंने स्पीशीज प्लेंटेरम के अंदर की इन द ईयर 1751। और अगर सिस्टेमा नेचुरे की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने नोमेनक्लेचर किया किसका? एनिमल्स का, ठीक है। और अराउंड 4325 नंबर्स, 4325 एनिमल्स का यहाँ पे उन्होंने नोमेनक्लेचर किया इन द ईयर 17 वेट मैंने यहाँ पे 1751 लिखा है ना, ये 1751 नहीं, ये 1623 है, ठीक है, जो मैंने फिलोसोफिया बोटानिका वाला बताया आपको प्रिंसिपल्स का वो। एंड स्पीशीज प्लेंटेरम को 1751 में एंड 1758 में सिस्टेमा नेचुरी। क्लियर है ये तीनों चीजें? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा जा रहा है सेशन? मैं थम्स अप सोच के चलूं? Ma'am. चलिए। मैम 1600 के बाद क्या 23 था उसका? हाँ जी 1623 ओके फिलोसोफिया बोटानिका में। इस तरह से याद रखो 1623 फिलोसोफिया बोटानिका, 1751 आया, देन 1758 आएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये सब चीजें किसकी हुई? नेमिंग की हुई। अब हमें बात करनी है प्रिंसिपल्स पे, इसको हम फटाफट से लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री भी डिस्कस करनी होती है ना। अगर मैं बात करूं सीधे सीधे एनसीईआरटी की एग्जांपल मेंजीफेरा इंडिका, चलो मैं लिखती हूँ मेंजीफेरा इंडिका, देन मैंने ये लिखा मेंजीफेरा इंडिका, देन मैं लिखती हूँ, एक मिनट, ये मार्कर को क्या हुआ भाई? हाँ, अब मैं लिखती हूँ फिर से, मुझे बहुत पसंद है ये नाम, मैं बार बार लिखते रहती हूँ इसको। और मैं एक बार और लिखना चाहूंगी उसको। हाँ जी, बताओ मुझे कि मैंने सबसे मतलब इन चारों में करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन 1 2 3 4, इन चारों में मैंने करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सारे रूल्स को फॉलो करके कौन सा सही लिखा है? कोई हैंड रेज कर रहा है? लेट मी चेक वन। हाँ जी बताएं, एक एक करके बताएं। चलो मैं पूछती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रही है? मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला ठीक है, ओके। रोशनी? मैम मुझे बस 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, नेटवर्क इश्यू है मेरे में थोड़ा। ओके ओके, नो वरीज। अनुरूपा? थर्ड और फोर्थ क्या अंडरलाइन है या नहीं मैम, पहले ये बता दीजिए। थर्ड वाला भी अंडरलाइन है एंड फोर्थ वाला भी अंडरलाइन है, स्पेसिफिकली अंडरलाइन। अच्छा अनुरूपा आपका नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? मैम मेरा भी ऑप्शन 4 नहीं आया है। कौन बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4? अनुरूपा? नहीं मैम, अंशु? ऑप्शन नहीं आया एक एक करके बोलिए, सुनिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अनुरूपा? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तीन ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पे नहीं शो हो रहे हैं? मैम मेरे में 2 दिखाई दे रहा है सर।
मेरी तरफ से तो स्क्रीन एकदम करेक्ट है। ओके, देखो मैं बताती हूँ, आपको शुरू के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यस मैम। सबको? यस मैम। चलो मुझे ये बताओ, शुरू के 2 ऑप्शन में कोई आंसर है या आ नहीं? गया मैम, फोर्थ भी आ गया। सही है। आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम फोर्थ सही है। देखो नंदिनी का आंसर, नंदिनी ने पहले मुझे आंसर किया ऑप्शन नंबर 2 एंड देन अब नंदिनी मुझे आंसर कर रही है ऑप्शन नंबर 4। नो मैम फोर्थ है। 4th है यस मैम फोर्थ है। पक्का? सावरी आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे। मैम फोर्थ। 4th है पक्का? यस मैम। यस मैम। चलो मतलब आपको पता है। हाँ, किसी की तो एक्सप्लेनेशन आई है बिकॉज करके, रुको मुझे देखने दो, देखती हूँ, 1 मिनट रुकिए बस बस बस। हाँ अभी देखते हैं क्या बोला, बिकॉज मैम पहले विजिबल नहीं थे। ओके ओके नंदिनी, ओके चलिए। सो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। रीजन क्या क्या रहा, अब हम इसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 इसलिए करेक्ट है बिकॉज पहला रूल कहता है, हमें पता है जो पहली टर्म होती है वो डिफाइन करती है जीनस को, एंड जो सेकंड टर्म होती है वो डिफाइन करती है अबाउट स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्पीशीज कह देते हैं हम इसको, कि ये जीनस है एंड ये स्पीशीज है कॉमन लैंग्वेज में, राइट? बट ये क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं इसको, है ना, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये होती है रूल की कि जो जीनस की फर्स्ट टर्म होती है वो कैपिटल लेटर होती है, जबकि जो स्पीशीज होती है उसकी फर्स्ट टर्म हमेशा कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है अंडरलाइन वाली। यहाँ पे मैंने पूरे को अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया है। इट मीन्स कि रूल कहता है कि जीनस और स्पीशीज दोनों मैंडेटरी है कि अंडरलाइन हो, बट स्पेसिफिकली अंडरलाइन हो। जो जीनस है वो अलग से एंड जो मतलब जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग से अंडरलाइन हो, ठीक है। ये रूल समझ में आता है। अब आप मुझे बताएं, ये चीज के बेसिस पे आपने इसको बता दिया कि हाँ मैम ये ठीक है एंड आंसर इज करेक्ट, ओके। अब आपको ये जानना होगा कि ये जो जीनस स्पीशीज लाइक मैंजीफेरा इंडिका ही है, इसके लिए हम एक चीज और अकॉर्डिंग टू रूल अप्लाई करते हैं कि जो इसका साइंटिस्ट है, जो इसका डिस्कवरर है, उसका नाम हम इसके आगे मेंशन करते हैं। लाइक इस तरह से करके हम इसके आगे क्या करेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में, जैसे कार्ल लिनियस ने इसको दिया है तो हमने LINN करके क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इसके जो डिस्कवरर है इसका नाम, अब बताना क्या ये नाम बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा है, हाँ है ना? ये L है, इसको Z मत सोचना, ये L है। बताओ जल्दी जल्दी, क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं? कौन बोला है? मैम अंडरलाइन नहीं होगा। अंडरलाइन नहीं होगा, एग्जैक्टली। हम कभी भी जब भी हम डिस्कवरर का नाम लिखते हैं उसके अंदर हम कभी भी उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, एब्रिविएटेड फॉर्म में, अंडरलाइन कभी नहीं होता। तो मैंजीफेरा इंडिका अंडरलाइन एंड जो डिस्कवरर का नाम होगा वो कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। ये वाले कुछ बेसिक रूल हुए। इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि जब भी हम इसको लिखते हैं, मतलब अगर हम इसको टाइप करेंगे ना, तो टाइप हमेशा इटैलिक फॉर्म में होता है। जब भी टाइप करते हैं हम बोटेनिकल नेम्स को, तो वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में टाइप होगा, उसका फॉन्ट हमेशा इटैलिक रहेगा। अदरवाइज जब वो सिंपली हम इस तरह से लिख रहे हैं तो वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब हम उसको लिखते हैं, बोटेनिकल नेम को जब हम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम को जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिखते हैं, तो उसके लिए हम लिखने के लिए तो लैटिन लैंग्वेज में जो उसका नाम है उस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको टाइप करते हैं ना, तो उस केस में उसका फॉन्ट हमेशा इटैलिक रहता है। क्लियर? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स या फिर हम कह सकते हैं नॉर्म्स थे अबाउट नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर हमने पढ़ा जीनस एंड स्पीशीज। अब बात आती है जो मैंने आपसे टर्म्स पूछी थी शुरू में, अबाउट ऑटोनिम्स एंड अबाउट टॉटोनिम्स, ठीक है।
तो पहले बात करते हैं टॉटोनिम्स की। लाइक आप देखो, अगर आप जूलॉजी के हो या नहीं भी हो, ये तो शायद सभी को मालूम होगा। रेटस रेटस सुना है, नाजा नाजा सुना है। रेटस रेटस हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर रैट। नाजा नाजा फॉर स्नेक, कोबरा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो जीनस है एंड स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंने फिलहाल गलत लिखा है, यहाँ पे हमने कैपिटल मेंशन किया है, बट उस चीज का मत देखिए, वो चीज हमें पता लग चुकी है। आप यहाँ पे देखिए कि ये स्पीशीज और स्पेसिफिक जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट ये क्या है, ये सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो ऐसी टर्म जहाँ पे स्पीशीज, यहाँ पे जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ऐसी टर्म को हम बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह के जो नेमिंग होती है उनमें हम बोलते हैं कि ये कैसी है, ये टोटोनिम्स है, इनको हम बोलते हैं टोटोनिम्स। समझ आ गया? जब जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये टोटोनिम्स है। समझ आया? अब आप बोलोगे मैम आपने रेड, आपने स्नैक, इनका दिया, मतलब एनिमल्स के बारे में आपने बताया, आप कोई प्लांट का भी तो एग्जाम्पल दे दो। मैं बोलूंगी भैया नहीं, हम नहीं देंगे, बिकॉज प्लांट्स के अंदर टोटोनिम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लांट्स के अंदर टोटोनिम्स जो होते हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते। इसका मतलब जो टोटोनिम्स है वो केवल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक, बट ये डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैं उस टर्म में बोलूं, बिकॉज ये एनिमल्स में सब में तो पॉसिबल नहीं है ना, एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं। होमोसेपियंस कोई ले लो। समझ आ गया टोटोनिम्स? नाउ यस मैम। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टोटोनिम्स तो हो गया एक अलग चीज। अब इधर देखिए, हमने स्पीशीज एंड जीनस दोनों का देख लिया भाई कि हाँ सेम सेम है तो टोटोनिम होगा। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे जीनस जो होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो उसकी स्पेसिफिक एपिथेट रहेगी वो कैसी होगी, वो डिफरेंट होगी। मतलब सपोज अगर मैं बात करूं पेंथेरा लियो, अगर मैं बात करूं पेंथेरा टिग्रिस, है ना। सो ये क्या है, ये क्या है बताओ? इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक, सॉरी पॉलीटिपिक, नॉट पॉलीटॉपिक, पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक जीनस। याद है मैंने सेशन शुरू होने से पहले बोला था मोनोटिपिक, मोनोटिपिक, किसी ने सिंगल जीनस बोला था शायद, वन जीनस। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में आपने कोई और सुना है कि कुछ इस तरह का, लाइक होमोसेपियंस सिंगल जीन है, मतलब सिंगल जीनस, जीन बोल रही हूँ, सिंगल जीनस है। ये तो बोला था वन जीनस। होमो के जैसा आपने कोई और जीनस वगैरह सुना है होमो के अलावा? नहीं ना, होमो के अलावा तो कोई और जीनस नहीं सुना है होमो जैसा, होमोसेपियंस, होमो, समथिंग लाइक, कुछ भी सुना है? नहीं ना, ये मोनोटिपिक है। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये वन जीनस है, लेकिन ये पॉलीटिपिक है। पॉली मतलब मल्टी। अगर हम पेंथेरा को देखें तो जीनस पेंथेरा है। लियो बोले तो पेंथेरा लियो इज इक्वल टू लायन, पेंथेरा टिग्रिस इज इक्वल टू टाइगर, राइट। अब आप बताएं कि जीनस भी सेम है बट यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है, तो ये जो टर्म्स होंगी, इस तरह के नोमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जो नोमेनक्लेचर में स्पीशीज रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पॉलीटिपिक जीनस है। समझ आ गया? पॉलीटिपिक जीनस। ऑब्वियसली ये प्लांट्स के केस में भी एग्री करता है। सोलेन हम उनमें पढ़ते हैं ना, ट्यूबर्स, क्या था वो, ट्यूबर, मैं भूल गई वो टर्म, ट्यूबरसम। तो आप देख सकते हो कि प्लांट के केस में भी ये चीज अलाउ होती है, पॉलीटिपिक जीन्स होते हैं, पॉलीटिपिक जीनस होते हैं। ठीक है, अब आपकी बात कराऊं मैं किसी और चीज से, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक का हमें मालूम चल गया। इन सब के साथ अगर मैं कहूं तो ये सारी चीजें कवर हो गई हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। किसी को कोई दिक्कत है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? जो भी चीजें हम सबने पढ़ी, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, है ना? यस मैम। समझ आ गया सबको अच्छे से? मजा आ रहा है? क्लास काफी लंबी चली गई है क्या?
कितना टाइम हो गया क्लास को चले हुए? 6:15, सवा घंटा। 10-15 मिनट और लेते हैं, देन खत्म करते हैं आज का सेशन। ओके, पहले बता दो बोर तो नहीं हो रहे, वरना मैं अभी खत्म कर दूंगी। नहीं कंटिन्यू नो करूं? मैम। मजा आ रहा है? यस हाँ मैम। चलो, तो बाइनोमियल हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम ट्राइनोमियल की। हम मुझे याद है हमारी एक टर्म ऊपर से बाकी रहती है, दैट इज ऑटोनिम्स। ठीक है, ऑटोनिम्स पढ़ लिया। ऑटोनिम्स ये टर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ट्राइनोमियल्स के केसेस में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के केसेस में हमें देखने को मिलती है क्या? ऑटोनिम्स, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा। जैसे कि बाइनोमियल के अंदर जीनस था, है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट था। यहाँ पे एक चीज बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो यहाँ पे आएगा सब स्पीशीज, और अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो यहाँ पे आ जाता है जीनस, स्पीशीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट, और यहाँ पे जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो सब स्पीशीज की जगह पे क्या आ जाएगा? वेराइटी। क्या आ जाएगा? वेराइटी। ठीक है, समझ आती है ये चीज? इसीलिए इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया, जहाँ पे जीनस भी है, स्पेसिफिक एपिथेट भी है, बट अगर एनिमल का केस है तो सब स्पीशीज आएगी, एंड प्लांट्स का केस है तो वेराइटी आती है। ओके, अब आप बोलोगे मैम इनका कुछ एग्जाम्पल दिया जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, हम एग्जाम्पल दे देते हैं। तो अब पहले अगर हम बात करें प्लांट्स के केस की, तो प्लांट्स में मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, ब्रासिका, ओलेरेशिया, वेराइटी कैपिटेटा। सुना है ये नाम? यस मैम। एक और एग्जाम्पल रहता है ब्रासिका, ओलेरेशिया, वेराइटी बोट्राइटिस। ये भी सुना है? यस मैम। यस मैम। मैम सेकंड कोई वाला बता सुना है। सकता है कौन सा किसका है? मैम फर्स्ट वाला तो कैबेज का है, सेकंड कॉलीफ्लावर का है। वेरी गुड। फर्स्ट वन इज कैबेज एंड दिस इज कॉलीफ्लावर, राइट? सो ये क्या है? ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, क्या है ये? ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं फॉर एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स के केसेस में मैं एग्जांपल लेती हूं कॉर्वस, स्प्लेंडर्स, स्प्लेंडर्स। तो यहाँ पे जूलॉजी का है इस वक्त? क्या कोई स्टूडेंट यहाँ पे जूलॉजी से प्रेजेंट है? बोल ही नहीं रहे हैं कोई। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका है? कार्वर्स, स्प्लेंडर्स, स्प्लेंडर्स बताएगा कोई? इट इज इंडियन क्रो। व्हाट इज इट? इंडियन क्रो। एंड पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस फॉर बंगाल टाइगर। ठीक है, क्या आपको दोनों के एग्जाम्पल मिल गए? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, एनिमल एंड प्लांट्स के बेसिस पे। जब हम प्लांट्स पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? वेराइटी, VAR करके। यहाँ पे जब मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ तो ये क्या है? ये जीनस है। ये स्प्लेंडर्स क्या है? ये इसकी स्पेसिफिक एपिथेट है। एंड ये वाला स्प्लेंडर्स किसको शो कर रहा है? ये इसकी सब स्पीशीज को शो कर रहा है। ऐसे ही पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस में पैंथेरा जीनस, टिग्रिस जो है वो है उसकी स्पेसिफिक एपिथेट, एंड टिग्रिस ये वाला ये किसको शो कर रहा है? उसकी सब स्पीशीज को। मुझे बताओ आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, या आप बोलना छोड़ रहे हो?
आ रही है नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके। मैम आ रही है आवाज। हाँ, मुझे बता दिया करो, बिकॉज आप ना ये चीज सोच के चलना, जब भी मेरी क्लास होगी ना, मेरी क्लास में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार कंफर्म करती रहती हूँ, ठीक है? तो बोल दिया करो भाई, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क गया, ठीक है? चलिए, अब इतना समझ में आता है। अब ऑटोनिम्स मैंने बोली, ऑटोनिम्स। आप एक चीज बताएं, ये जो कार्वस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडस है, इसमें आपको क्या टोटोनिम्स नजर आ रहे हैं? क्या इसमें टोटोनिम्स हैं? नो मैम। नहीं है ना, क्योंकि टोटोनिम्स क्या थे? टोटोनिम्स जो थे, टोटोनिम्स हम बोलते थे जब स्पीसीज, सॉरी, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम होते हैं, सेम हो है ना? बट ऑटोनिम्स हम किसके लिए यूज करते हैं? जब स्पीशीज एंड सब स्पीशीज जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है, यानी वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है? जब वो दोनों सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस तरह की टर्म्स क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोनिम्स। स्पीशीज और सब स्पीशीज के बीच में, जब स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम होते हैं, उस केस में वो होती है ऑटोनिम। क्लियर? पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ये उसकी स्पेसिफिक एपिथेट एंड ये क्या है? उसकी सब स्पीशीज, इट मींस ये है ऑटोनिम, ठीक है? समझ आ गया? यस। चलिए, ये सारी चीजें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में चली गई। हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपको सब समझ में आया होगा। हाँ, प्लांट वाले में ऑटोनिम का एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, अकेशिया नीलोटिका नीलोटिका। बिल्कुल हो सकता है। ये चीज मैं आपको मेंशन करना भूल गई। आप ये देखिए, जब हमने टोटोनिम की बात की ना, तो टोटोनिम्स आपको याद रखना है कि वो केवल एनिमल्स में ही आपको दिखाई देंगे। टोटोनिम्स जो है केवल एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर ऑटोनिम्स की बात करते हैं तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये चीज याद रखिए, ओके? तो ये सारी चीजें थी। अब ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था। मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से, और आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। आपको अगर चाहिए होगा मैं इस लेक्चर के खुद से, बिकॉज मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, मैंने इसके लिए नोट्स नहीं बनाए हैं, ये मैंने आपको नोट्स से नहीं पढ़ाया है। सो आपको अगर चाहिए होगा कि मैम इसके नोट्स चाहिए हमें, तो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना के PDF आपको शेयर कर दूंगी। बट अगर आपने खुद से इस लेक्चर के ऐसे ही नोट्स बनाए हैं तो आप तब भी मुझे बता सकते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली नीड होगी उस चीज की, तो आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए अलग से बना के उस चीज को मेंशन कर दूंगी PDF की फॉर्म में। बताएं मुझे कैसा चाहिए, आपने खुद बनाए हैं या फिर मैं अपनी तरफ से जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो। क्योंकि एक चीज होती है, देखो, मैंने जैसा बोला कि मैंने अपने आप से नोट्स नहीं बनाए, ठीक है? तो मैं यही है, आपने जो मैंने पढ़ाया आपने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करी होंगी, राइट? तो वही वाली बात है, मुझे करना होगा और आपने कर लिया है। आपको मैं भी कुछ नया उसमें मेंशन नहीं करने वाली हूँ, बाकी आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बता दें मुझे क्या चाहिए। नोट्स बनाए हैं, लेकिन आप एक बार PDF भी सेंड कर सकते हो। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगी, मैं कर सकती हूँ। ओके, अच्छा सुनो, अब ये तो रही नोट्स की बात, एंड ये हमारा आज तक का लेक्चर पूरा हुआ फिलहाल का। हमने काफी सारी चीजें, हमने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लिया किस तरह से होती है। इसमें बस मैंने आपको भूल गई हूँ, ICBN, ICZN, आपने इन सब का नाम सुना होगा, ठीक है? एक टर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ये भी सुना है? यस मैम। ठीक है, मैं फिलहाल ऊपर से बता देती हूँ इस चीज को, मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी इसको स्पेसिफिकली, ठीक है? और एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, सॉरी, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। यस, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, वेट। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस, क्या होगा भाई? इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, इस तरह से होता है, ठीक है?
ये 5 चीजें होती हैं, ये कोडिंग होती है नोमेनक्लेचर की, जिस तरह से रैंक मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना स्कूल में 9th क्लास में ये सब आएंगे, 10th क्लास में ये सब आएंगे, तो क्या है वो एक तरह से कोडिंग है। तो इसी तरह से ये जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होती है इसमें प्लांट्स के लिए रैंकिंग की जाती है, प्लांट्स के बारे में सारी चीजें होती हैं। ये जूलॉजिकल जो होगा वो एनिमल्स के लिए होगा डेफिनेटली, ठीक है। कल्टिवेटेड प्लांट्स में जो कल्टिवेटेड प्लांट्स है वो आएंगे। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हम एक तरह से ऐड कर सकते हैं सारे, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यहाँ पे वायरस, वायरस जो होता है वो ना तो बेचारा लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, इस तरह की चीजें। अगर मैं बात करूं कि फंजाई को कौन सी कैटेगरी में ऐड करेंगे, तो आप बताना फंजाई कहाँ पे ऐड होगी, बिकॉज फंजाई को हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, फंजाई को इनमें से तो किसी को जगह नहीं मिली है, बट यहाँ पे अलग से कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे भाई फंजाई जो है वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में आ सकती है एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स के नोमेनक्लेचर में आ सकती है, इस तरह से बोल सकते हैं। बिकॉज प्लांट से रिलेटेड क्या है, प्लांट से रिलेटेड ये भी है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स वाला भी है, जूलॉजिकल में नहीं आ सकती है ना, इस तरह से चीजें करेंगे। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करती हूँ देन यूकैरियोटिक में भी मैं यही बोलूंगी, है ना, जूलॉजी में आ जाएगी यूकैरियोटिक में, अगर एनिमल्स हैं तो डेफिनेटली जूलॉजी में भी आ सकते हैं वो, समझ पा रहे हो ये चीज। तो बेसिकली इसका यही बात है, फुल फॉर्म वगैरह मैं जो भी अगर कुछ अलग से स्पेसिफिक चीजें होंगी मैं उसमें मेंशन कर दूंगी आपके लिए नोट्स में, ओके। और कल हम आगे पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में मैं बेसिक सारा पूरा कर दूंगी एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट जो हमारा बेसिक जो हमारा क्लासिकल बॉटनी शुरू होता है फ्रॉम एल, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। मेरा यही पर्पस है कि इन 2 क्लास में मैं आपको बेसिक से पूरी तरह रूबरू करा दूं। होपफुली मेरे एफर्ट आपके काम आए होंगे, आपको लेक्चर समझ आया होगा, चीजें अच्छी रही होंगी और सब अच्छा रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अपना रिस्पॉन्स ग्रुप पे जरूर मेंशन कीजिए जैसा भी आपको लेक्चर लगा है, ठीक है। एंड बस थैंक यू मैम। एंड राधे राधे। थैंक यू मैम। बाय बाय।